नमस्कार दोस्तों। आज हम आरंभिक जो कुछ राजवंश थे मगध साम्राज्य के, उसके बारे में इस क्लास में देखेंगे। हम देखेंगे कि किस प्रकार से मगध में एक एक करके जो राजवंश थे उनका उदय होता है, उनका पतन होता है और उनके पतन के बाद दूसरे राजवंशों का उदय होता है। इसके पिछली क्लास में हमने मगध साम्राज्य के उत्कर्ष के जो कारण थे उसको देखा था और आज इस टॉपिक में हम देखेंगे कि कौन कौन से जो मुख्य राजवंश थे मगध साम्राज्य के प्रारंभिक राजवंश, वो कौन कौन से थे। क्योंकि जो 4 राजवंश हैं जिसके बारे में हम यहाँ पे देखेंगे, जिसमें सबसे पहला बृहदत्त वंश है, दूसरा हर्यक वंश है, तीसरा शिशुनाग वंश है और चौथा नंद वंश है। इसके बाद अंतिम जो नंद वंश का शासक है महापद्म नंद, उसकी हत्या करके चंद्रगुप्त मौर्य कौटिल्य की मदद से एक महान मौर्य साम्राज्य की स्थापना करता है। और उसके बाद फिर हम गुप्तों का इतिहास भी देखेंगे, जिसमें मगध जो साम्राज्य है उसका सीमा बहुत दूर दूर तक फैल जाता है। खैर, उन सारे टॉपिक को हम एक एक करके आगे बढ़ते हुए उसको पूरा करेंगे। लेकिन यहाँ जो मेन 2 राजवंश हैं, हर्यक राजवंश और नंद वंश, इसके बारे में हम थोड़ा डिटेल से चर्चा करेंगे इसके बाद वाले वीडियो में। पहले हर्यक वंश को पूरे अच्छे से पढ़ेंगे, उसके जो शासक हैं एक एक करके उनको पढ़ेंगे और उनका सारा जो स्थिति है उसको भी देखेंगे, वैसे ही नंद वंश को भी देखेंगे। लेकिन यहाँ जो है हम उनको शॉर्ट तरीके से देख लेंगे और डिटेल में हम पिछले क्लास में पढ़ेंगे। और बाकी जो 2 वंश बचे, बृहदत्त वंश और शिशुनाग वंश, उसको भी हम यहाँ शॉर्ट तरीके में उसको देखेंगे। तो सबसे पहले हम चलते हैं बृहदत्त वंश। कहता है कि ये करीब 1700 से 700 ईसा पूर्व तक ये वंश चला। लेकिन इस वंश के बारे में जो कुछ प्रामाणिक तथ्य हैं उसका अभाव पाया जाता है। ये इतना प्राचीन राजवंश है जिसके बारे में जो अलग अलग कुछ जैसे पुराण है, महाभारत है, तो वहां से जो हमें सूचनाएं मिलती हैं, जिस पार्टिकुलर किसी राजा के बारे में सूचनाएं मिलती हैं, उसके बारे में ही हमें जानकारी है। बाकी बीच वाला जो जानकारी है उसका अभाव है, क्योंकि अभी तक उसके कोई भी साहित्यिक या पुरातात्विक प्रमाण न होने के कारण हमें इस राजवंश के बारे में बहुत कम जानकारी मिलता है। हाँ, कहता है कि इस वंश का जो कुछ भी जानकारी है उसके अकॉर्डिंग कहता है कि इस वंश का जो संस्थापक था वो बृहदत्त था। अब ये बृहदत्त कौन थे? तो कहता है कि ये बृहदत्त जो थे वो चेदी राज वसु के पुत्र थे। अब ये चेदी के बारे में जब यहाँ पे चेदी राज वसु लग गया तब आपको पता होगा कि ये चेदी जिस महाजनपद के बारे में हम पढ़े थे और महाभारत कालीन जो हमें सूचनाएं मिलती हैं, महाभारत से जो हमें जानकारी मिलती है, उसमें ये वही राजवंश है जिस राजवंश का शासक शिशुपाल था।
और इसकी हत्या भगवान कृष्ण ने अपने सुदर्शन से की थी, क्योंकि शिशुपाल जो है वो 99 बार वो भगवान कृष्ण को उल्टा पुल्टा बोल रहा था, मतलब अभद्र भाषा का प्रयोग कर रहा था, लेकिन 100वां बार में भगवान जो है उसका गला काट देते हैं। ऐसा महाभारत में वर्णन मिलता है। तो उसी वंश से संबंधित एक जो राजा थे वसु, उसका एक पुत्र था। और ये जो बृहदत्त थे, इनका पुत्र जरासंध था। ये वही जरासंध है जिसके बारे में भी हमें महाभारत कालीन जानकारी मिलती है, जिसके साथ भीम का मल्ल युद्ध होता है और इस जरासंध को पराजित किया जाता है, भीम के द्वारा हरा तो उसको मार दिया जाता है। और ये भी भगवान कृष्ण के नेतृत्व में ही हुआ था, गाइडलाइन में ही हुआ था। तो इससे आप ये समझ सकते हैं कि ये जो घटनाएं हैं वो महाभारत काल से भी पहले की घटनाएं हैं, मतलब बहुत पुरानी घटनाएं हैं। इसलिए इसका कोई जो एक प्रकार से कह सकते हैं कि जो कुछ आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज हैं, उन सारी चीजों का अभाव है। पुरातत्व का जो है मतलब पुरातत्व है, शिलालेख हैं, अभिलेख हैं, इन सारी चीजों का अभाव पाया जाता है। और कुछ जो धार्मिक ग्रंथें हैं, पौराणिक धार्मिक ग्रंथें, उसमें ही हमें इस राजवंश के बारे में जानकारी मिल पाती है। कहता है कि ऋग्वेद में 2 बार बृहदत्त नाम जो है उसका उल्लेख हुआ है। और वहां ये भी बताया गया है कि उसकी रानी जो थी वो गिरिका थी। गिरिका नाम था उसकी रानी का। इसकी राजधानी गिरिब्रज थी। और इस काल के बारे में जानकारी जो है वो हमें महाभारत और पुराण से मिलती है। मतलब सिर्फ महाभारत और पुराण जो हैं वही हमें इस काल के बारे में जानकारी देते हैं। कोई जो पुरातात्विक स्रोत है वो नहीं मिला है। ये साहित्यिक स्रोत, रामायण और महाभारत और पुराण जो है साहित्यिक स्रोत के रूप में हमें इस काल के बारे में जानकारी देते हैं। महाभारत का जो जरासंध है इसके बारे में हमने आपको बताया। और एक है प्रोफेसर राम शरण शर्मा, उनका मानना है कि ये घटना चूंकि महाभारत काल से भी पहले का है, तो ये घटना करीब 991 ईसा पूर्व का ये घटना है। जरासंध का शासनकाल रहा होगा। जरासंध के बाद सहदेव राजा बना। मतलब जब जरासंध को मार दिया गया पांडवों के द्वारा, तो पांडवों के सहयोग से ही सहदेव जो है वो शासक बना। लेकिन बाद में सहदेव का भी एक भाई है जयदेव, चचेरा भाई, तो वो जो है वो शकुनी की सहायता से इस सहदेव को मार देता। तो उसके बाद फिर सोमाधि राजा बनता है। और सबसे जो अंतिम राजा है वो रिपुंजय होता है, जो कि 732 से 682 ईसा पूर्व उसका जो शासन काल है वो अनुमान लगाया जाता है। अब कहता है कि ये जो रिपुंजय है उसके मंत्री पुनिक या पुनिक के द्वारा उसकी हत्या कर दी जाती है। और 682 ईसा पूर्व में वहां प्रद्योत वंश की स्थापना होती है। जब हम अवंती के बारे में पढ़ रहे थे तो हम ये देख रहे थे कि अंतिम शासक रिपुंजय की हत्या करके जो पुनिक है वो अपना पुत्र प्रद्योत को राजा बनाता है। इसका जिक्र वहां भी आया था और ये यहां भी आता है। इसलिए यहाँ कंफ्यूजिंग पॉइंट है। कुछ का मानना है कि
बृहदत्त वंश और हर्यक वंश के बीच में प्रदोत वंश भी था, लेकिन इसके जो प्रमाण है, इसके जो साहित्यिक स्रोत हैं, इसका जो घटनाक्रम है, वो हमें ऐसा करने से रोकता है। क्योंकि जब चंड प्रदोत, अगर ये प्रदोत वंश चंड प्रदोत वाला अवंती वाला वंश है, तो फिर यहाँ पे कंफ्यूजन आ जाता है कि भाई अब चंड प्रदोत है, उसके बाद उसका पुत्र जो है पालक है, जो कि अंतिम जो है वत्स के अंतिम शासक बोधि कुमार को पराजित करके वत्स को अवंती में मिला लेता है, और उसके समकालीन बिंबिसार हैं, बिंबिसार नहीं, आजाद मतलब अवंती, एक मिनट, मतलब पालक है, तो पालक जो है वो वत्स को मिला लेता है अवंती में। मतलब चंड प्रदोत का जो पुत्र पालक है वो अंतिम वत्स के शासक बोधि कुमार को पराजित करके वत्स को अवंती में मिला लेता है। अब ये घटना तो बहुत दूर का है, इस समय तक तो वो आजाद बिंबिसार और आजाद शत्रु का ये काल चल रहा था। आजाद शत्रु का चंड प्रदोत के साथ बहुत मनमुटाव था। बिंबिसार और चंड प्रदोत दोनों की जो पत्नी थी वो राजा चेतक की पुत्री थी, मतलब एक दूसरे का वो क्या उसको कह सकते हैं, क्या कहते हैं, साधु लगता था। तो ये चंड प्रदोत तो बिंबिसार के समय का चंड प्रदोत है, और चंड प्रदोत तो हर्यक वंश का है। तो फिर भाई ये हर्यक वंश से पहले चंड प्रदोत और उसके बाद बहुत सारे राजा, तो ये जो है वो कहीं से फिट नहीं बैठता है। और इसलिए शायद मतलब अभी जो इतिहासकार लोग हैं वो इस मुकाम पे, इस जगह पे नहीं पहुंच पाए हैं कि उसका सही तरीके से उसका मिलान किया जा सके। क्योंकि इतिहास और साहित्य में हमने बताया था आपको कि अंतर यही है कि साहित्य में स्रोतों का कोई महत्व नहीं होता है, समय का कोई महत्व नहीं होता है, समय देना जरूरी नहीं है। लेकिन इतिहास में समय और स्रोत का होना जरूरी है, तभी वो इतिहास है, नहीं तो फिर वो साहित्य हो जाता है। और हम लोग यहाँ क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग इतिहास पढ़ रहे हैं, इसलिए ये जो साहित्यिक स्रोत हैं उस पर आंख मूंद कर विश्वास नहीं किया जा सकता है, क्योंकि उसके लिए कुछ प्रमाण की भी आवश्यकता होती है। हाँ, ये बात सही है कि इन साहित्यिक स्रोतों के आधार पे कहा जाता था कि भगवान लंका जब जा रहे थे तो पुल बना के गए थे। बहुत दिन तक लोग उसको झुठलाता रहा कि ये तो ऐसे ही है, लेकिन बाद में अब धीरे धीरे ये प्रमाण मिल रहे हैं कि भाई वो जो पुल बना था उसका कुछ सुराग मिला है। इसके बाद ये दिखाया गया कि पुष्पक विमान से वो मतलब लंका से अयोध्या जो है वो एकदम सटीक रास्ता पे मिलता है, सबसे कम दूरी जो है वो उस डायरेक्शन में पड़ता है। तो ये सब जो है वो साहित्यिक स्रोतों में जो वर्णन किया गया है उसके धीरे धीरे जब वो प्रमाण मिलते हैं तो फिर वो सिद्ध होता है। लेकिन डेट का जो है वो वहां पे एक प्रॉब्लम होता है, तो इसके कारण जो है यहाँ पे उसको शामिल नहीं किया गया है, यही कि उसको एंड कर दिया गया है। ठीक है, आप समझ रहे हैं, समझदार हैं हम। अब हम चलते हैं हर्यक वंश। इस वंश के बारे में विस्तृत रूप से हम पढ़ेंगे। अभी बस इतना ही हम समझ लेते हैं कि इस वंश का जो संस्थापक था वो बिंबिसार था, जो कि करीब 544 से 493 ईसा पूर्व तक शासक रहा। और महावंश में कहा गया है कि भट्टिय नामक एक
सरदार ने अपने पुत्र को जो है वो राजा बनाया था, और इसके पिता वो थे भट्ट, ये जो थे वो एक ग्रुप के सरदार थे। ठीक है। अब उसके बाद फिर बिंबिसार के बारे में अभी आपको क्या बताएं, वो पूरा विस्तृत रूप से इसके बारे में पढ़ेंगे, मजा आएगा। ठीक है। इसलिए अभी जो है बिंबिसार को रोक देते हैं, बस समझ लीजिए बिंबिसार, उसके बाद अजातशत्रु, उसके बाद उदयन, और उसके बाद नागदासक। उदयन के बाद और भी बहुत सारे शासक हुए, लेकिन वो उतना ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं थे। ये जो 3 महत्वपूर्ण शासक है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। और सबसे अंतिम शासक नागदशक थे, जो कि 437 से 413 ईसा पूर्व इनका शासन था। तो इनके बारे में हम डिटेल्ड रूप से वो एक एक वीडियो कर करके पढ़ेंगे, और अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे हरिहर वंश के बारे में, इसलिए हम इसको यहीं पे स्टॉप कर रहे हैं। ठीक है। उसके बाद चलते हैं शिशुनाग वंश। कहता है कि शिशुनाग वंश, ये जो अंतिम हरिहर वंश के जो शासक थे नागदासक, उसकी हत्या उसके एक मंत्री के द्वारा उसकी हत्या करके शिशुनाग जो है वो शिशुनाग वंश की स्थापना करता है। अब ये जो शिशुनाग है यही वो शिशुनाग है जिसके काल में अवंती को मगध साम्राज्य में मिला लिया जाता है। पहले वत्स को जीता कौन? अवंती के शासक। अवंती का कौन शासक? तो चंड प्रद्योत का जो पुत्र है पालक, उसने अंतिम वत्स नरेश जो बोधि कुमार है उसको पराजित करके वत्स को अवंती में मिला लिया। और ये जो शिशुनाग है उसने उस अवंती को ही मगध साम्राज्य में उसका विलय कर। ठीक है। ये वही शिशुनाग। उसके बाद कालाशोक राजा बना, और उसके बाद नंदीवर, और अंतिम जो है शासक वो है महानंदिन, जो कि 355 से 345 ईसा पूर्व तक का इनका शासन है। कहता है कि स्टार्टिंग में जो इसकी राजधानी थी वो वैशाली थी। कहिए सर वैशाली तो अलग था, इसका राजधानी कैसे हो गया? तो वैशाली को अजातशत्रु के समय ही वैशाली को मगध साम्राज्य में मिला लिया गया था। अब ये जो आए हैं शिशुनाग, इन्होंने वत्स को अवंती में मिलाया गया था, और इन्होंने अवंती और वत्स दोनों को मगध साम्राज्य में मिला लिया। तो इन्होंने अपनी राजधानी वैशाली बनाई, लेकिन बाद में फिर इसको पाटलिपुत्रा कर दिया। वही अवंती के प्रद्योत वंश का विलय जो है वो शिशुनाग वंश ने मगध साम्राज्य में कर लिया। कालाशोक इसका एक सबसे महत्वपूर्ण शासक है, जो कि 383 ईसा पूर्व में इसके समय में ही द्वितीय बौद्ध जो संगति है उसका आयोजन किया गया था पाटलिपुत्रा में। द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन इसके ही काल में किया गया। और ये जो द्वितीय बौद्ध संगति था उसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे? उसकी अध्यक्षता सवकामी कर रहे थे। अब इतना ध्यान रखना, क्योंकि ये क्वेश्चन आता है कि द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था? तो कालाशोक के शासनकाल में हुआ था, और इसके अध्यक्ष सवकामी थे। अब कहता है कि अंतिम जो शिशुनाग वंश का शासक था उसकी हत्या उसका एक अवैध पुत्र था महापद्मनंद, वो कर देता है। अंतिम जो शिशुनाग वंश का शासक था उसका नाम था महानंदिन, और उसकी हत्या उसका अवैध पुत्र महापद्मनंद कर देता है। अब कहीं कहीं पे ये भी वर्णन आता है कि ये जो नंद वंश के शासक थे वो निम्न कुल से संबंधित थे।
और कहीं पे वर्णन है कि ये नाई का पुत्र था। कहीं ये भी कहा गया है कि नाई से प्रभावित होकर राजा की जो पत्नी थी वो नाई से वो प्रभावित थी और उसने ही राजा की हत्या करके अपना जो पुत्र है महापद्मनंद उसको शासन किया। खैर नंद वंश को देख लेते हैं। 345 से 322 ईसा पूर्व में है। कहता है कि प्राचीन ग्रीक रोमन खातों में वर्णित जो गंगा रिराई और प्रतिथोई है, जिसकी राजधानी पालीबोथरा बताया गया है। पालीबोथरा जो है वो पाटलिपुत्रा के लिए प्रयुक्त हुआ है, ऐसा इतिहासकारों का मानना है। और गंगा रिदोई जो है वो गंगा जमुना द्वार का ये क्षेत्र है, उसके लिए शायद प्रयोग हुआ है। जिस समय सिकंदर महान ने जब पंजाब पर आक्रमण किया 327 से 325 ईसा पूर्व, तो उस समय के ये जो कुछ ग्रीक और रोमन जो इतिहासकार हैं उनका मानना था कि पोरस के बाद, मतलब पोरस को जिसने सिकंदर ने जो पोरस को हराया था, तो पोरस के राज्य के बाद उधर एक बहुत बड़ा साम्राज्य था जिस पर नंद वंश का शासन था। और उस समय घनानंद वहां शासन कर रहा था। ये जो घनानंद था वो बड़ा अत्याचारी था, अहंकारी था। राज्य के ऊपर अलग अलग प्रकार के अवैध टैक्स लगाकर वो बहुत ज्यादा पैसा इकट्ठा कर रहा था। ये हमेशा मांस मदिरा सुरा सुंदरी में व्यस्त रहता था, लेकिन उसका जो सैन्य बल था वो बड़ा मजबूत था। और वो इतना मजबूत था कि उसने सिकंदर को पुनः लौटने के लिए सोचने पर विवश कर दिया। सिकंदर जो ये अभियान पे चला था, करीब 10 वर्षों तक का ये जो लंबा अभियान था, एक लंबा जो अभियान उसने स्टार्ट किया था, तो धीरे धीरे आकर उसके जो सैनिक थे वो थक गए थे। पोरस से जो उसका युद्ध हुआ उसमें भारतीय जो राजा थे उनके साथ युद्ध का उसको अनुभव मिला। भारतीय सेना जो थे उनसे उनको युद्ध करना पड़ा, राजपूतों के साथ युद्ध करना पड़ा, जिससे उनका जो सेना था उसका मनोबल टूट गया। उनको लगने लगा कि भाई जब इतना छोटा राज्य जो है वो हमको इतना कड़ा मुकाबला दे सकता है, तो पीछे तो मगध साम्राज्य है, उसको जीत पाना मुश्किल है, जीत पाएंगे भी कि नहीं। तो यही जो उपापोह का स्थिति था, जिसके कारण ऐसा माना जाता है कि सिकंदर का जो अपना सेना था, सेना में भी विद्रोह की संभावना बढ़ने लगी। इसके कारण सिकंदर ने निर्णय लिया कि चला जाए, अब यहां से पुनः प्रस्थान किया। तो ये एक प्रकार से कह सकते हैं कि ये पावर था इनके पास, ये महत्वपूर्ण थे। जैन परंपरा परिशिष्ट पर्वन में इसे इनको निम्न कुल का बताया गया है। वही नाई का पुत्र बताया गया है, अवैध पुत्र बताया गया है इस वंश के शासकों को। तो बौद्ध परंपरा के अनुसार इसको अताकुला या अज्ञात वंश के रूप में इसका वर्णन किया गया। कुछ पता ही नहीं कहां से ये शुरू हुआ वंश। लेकिन ऐसा माना जाता है कि ये जो घनानंद था
उसने घनानंद से पहले ये जो महापद्मनंद था, उसने धीरे धीरे करके जो बहुत सारे जो क्षत्रिय राज्य थे उन राज्यों को जीतकर अपने राज्य में मिला लिया। और इस घनानंद को दूसरा परशुराम भी कहा जाता है और ऐसा माना जाता है कि इसने क्षत्रिय कुल का सर्वनाश कर दिया, खत्म कर दिया क्षत्रिय कुल। इसलिए A.M. पनिकर एक इतिहासकार हैं, उनका कहना है कि मौर्यों के समय नंद भारत में एकमात्र क्षत्रिय थे। जिस समय मौर्य वंश का शुरुआत हो रहा था, मौर्य वंश आगे बढ़ रहा था, चंद्रगुप्त मौर्य अपने आप को संगठित कर रहा था, और चूंकि चंद्रगुप्त मौर्य को भी क्षत्रिय वंश से संबंधित नहीं माना जाता, अलग अलग इतिहासकारों का अलग अलग विचार है। जब हम मौर्य वंश या चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में पढ़ेंगे तो उसको हम अच्छे से देखेंगे। लेकिन A.M. पनिकर का कहना था कि मौर्य वंश की स्थापना के समय भारत में कोई भी क्षत्रिय वंश कार्य नहीं कर रहा था और एकमात्र नंद वंश ही वो वंश था जो कि क्षत्रिय था। और इसी वंश के महापद्मनंद के लिए ये कहा गया है कि वो दूसरा परशुराम था और उसने सारे क्षत्रियों को जीतकर उनके राज्य को मगध साम्राज्य में मिला लिया और क्षत्रियों का संहार कर दिया। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि शायद क्षत्रियों को हराकर इन्होंने अपने आप को खुद को इन्होंने क्षत्रिय ही घोषित कर दिया। क्योंकि क्षत्रिय कौन है? जो युद्ध लड़ता है, जो युद्ध जीतता है, वही तो क्षत्रिय है, चाहे वो किसी भी कुल का हो। तो यही कारण है कि A.M. पनिकर ने इनके बारे में ऐसा कहा है। बाद में फिर हम देखेंगे कि जो महापद्मनंद है उसके बाद तो ये घनानंद शासक बनता है, जिसके बारे में हमने बताया कि बड़ा अत्याचारी था, दुराचारी था, और इसने चाणक्य या जो कौटिल्य हैं उनका अनादर किया राज दरबार में, जिससे क्रोधित होकर उन्होंने एक जो गडेरिया, स्टार्टिंग में कहा जाता है चंद्रगुप्त मौर्य को गडेरिया का पुत्र, तो एक गडेरिया का जो बच्चा था चंद्रगुप्त मौर्य, उसको तैयार करते हैं, उसको प्रशिक्षित करते हैं ताकि इस नंद वंश का पतन किया जाए, नंद वंश को समाप्त किया जाए। और अपने इस प्लानिंग में वो सफल भी होते हैं और चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा नंद वंश को खत्म करके भारत में मौर्य वंश की स्थापना की जाती है, जो कि भारत का एक स्वर्णिम युग माना जाता है। प्राचीन भारत का एक स्वर्णिम युग में मौर्य वंश की गिनती होती है। मौर्य वंश ने कई एक महान शासकों को जन्म दिया, चाहे चंद्रगुप्त मौर्य हो, चंद्रगुप्त तृतीय हो, चंद्रगुप्त बोल रहे हैं, चंद्रगुप्त मौर्य हो। उसके बाद आप जब देखेंगे उस वंश के बारे में और हम विस्तार से पढ़ेंगे जब हम देखेंगे अशोक, जिन्होंने बौद्ध धर्म को भारत से निकालकर दूर दूर तक देशों तक वो फैलाया, जिनके नाम के पीछे अशोक महान की जिनको उपाधि मिली, तो उस वंश की स्थापना जो है वो की जाती है। खैर उसके बारे में हम कोई और जो नेक्स्ट वीडियो, धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, तो जो नेक्स्ट वीडियो है उसके बारे में वहां जो है हम उसके बारे में पढ़ेंगे। अभी के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा, तो आप इसको एंजॉय करिए और फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।